हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग फिज़िक्स के रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रिज्म। अगर एक वर्ड में कोई पूछे कि इस टॉपिक का नाम क्या है तो मैं सीधे कहूँगा प्रिज्म। बट अगर पूरे के पूरे इनके नामकरण किए जाए तो इनका नाम होना चाहिए प्रिज्म एंड इट्स एक्शन। प्रिज्म को हिंदी में कहते हैं प्रिज्म ही। कहीं कहीं पर मैंने त्रिपार्श्व भी लिखा हुआ दिखा है, ठीक है। तो आप चाहे, आपके मन में इच्छा हो तो आप इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म को जो है कहीं कहीं क्या लिख दिए गए हैं, त्रिपार्श्व। तो प्रिज्म तथा इसकी क्रिया को समझने में हम लोगों को किन किन पहलुओं पर बात करनी है उसके बारे में मैं पहले बता दूं। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि प्रिज्म कहते किसे हैं। फिर उसके बाद प्रिज्म जो है, जो क्रिया करती है, वो क्रिया दो प्रकार से करती है। एक इनके द्वारा किया जाता है विचलन और दूसरा किया जाता है विक्षेपण। इन दोनों में क्या अंतर होता है और क्या क्या उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी पे चर्चा किए जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं प्रिज्म के परिभाषा से। तो प्रिज्म का परिभाषा ध्यान से सुनिए और इसी परिभाषा को आपको अपने नोटबुक में लिख लेने हैं, ठीक है। तो प्रिज्म बेसिकली है क्या? तो प्रिज्म जो है किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को कहा जाता है। आई रिपीट, इसको आपको लिखने हैं, मैं आपको भी समझा दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, बोला मैंने क्या है, प्रिज्म किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रिज्म जो है प्रिज्म का मैं अगर आपको फोटो बनाकर दिखाऊं तो फोटो कैसा हो सकता है, ये देखिए। तो प्रिज्म जो है, मैंने क्या कहा था प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म जो है बेसिकली कितने अपवर्तक सतह होते हैं? दो। तो एक अपवर्तक सतह ये है, दूसरा अपवर्तक सतह ये है, और ये दोनों एक दूसरे से एक निश्चित कोण पर यहाँ झुके हुए रहेंगे। इस कोण को कहा जाता है प्रिज्म कोण। मैं आगे चर्चा करूँगा इसके बारे में। और इसका अगर नेमिंग करें तो अगर इसका नाम आप ए देना चाहते हैं, इसका नाम बी देना चाहते हैं और इसका नाम सी, तो ये इसका द्विमीमीय आकृति है। और टू डायमेंशनल शेप में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप इसको पूरे विजुअलाइज नहीं कर पाइएगा। आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो एक ट्रायंगल हो गया, ये तो त्रिभुज हो गया। देखिए, हाँ त्रिभुज है, लेकिन और भी इसमें कुछ खेले हैं, वो आप समझिए। देखिए, होता क्या है कि प्रिज्म के निर्माण में काम क्या क्या होते हैं, ये देखिए। एक पृष्ठ ये होता है, दूसरा पृष्ठ ये, और दोनों एक दूसरे से ऐसे झुके हुए रहते हैं, ठीक है। और ऐसे ये आयताकार पृष्ठ है, मान के चलिए ये भी आयताकार है और ये भी आयताकार है, तो दोनों पृष्ठ ऐसे रहेगा। अब जब ऐसे करके कर दीजिएगा तो एक त्रिभुज उस साइड में बनेगा और एक त्रिभुज इस साइड में बनेंगे। तो ये जो त्रिभुज का ये साइड है तो इसका नाम है ए, नीचे वाला पार्ट का नाम बी और इधर वाला पार्ट का नाम क्या हो जाएगा, सी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्रिज्म बनाने के लिए आपको तीन आयत की आवश्यकता है, एक, दो और एक नीचे, ऐसे तीन। जैसे एक ऐसे रखेंगे, फिर एक कोर ऐसे करके रख सकते हैं, दो हो गया, और एक कोर इसके बगल में ऐसे तीन, और एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर। तो ये आपका होता है। इसका एक और आकृति बता देते हैं, उससे और अच्छे से आप इसको समझ जाइएगा कि ये रियलिटी में है कैसा। तो इसको अगर मैं ऐसे ओपन अप कर दूं, जब खड़ा कर दूं, तो ये ऐसा दिखता है, देखिए। ये आपका है ए, ये आपका है बी और ये आपका है सी। ये दोनों सेम है। तो ये कैसे है? तो ये जो ऐसे था ना, इसको मैंने पकड़ के ऐसे खड़ा कर दिया। तो जब खड़ा कर दिए तो अगर हम पूरा नाम डाल दें, इसका नाम दे देते हैं ए डैश, इसका नाम बी डैश और इसका नाम सी डैश। तो इसमें कुल कितने आयत हैं? तो आप कहिएगा 3।
पहला आयत ए डैश बी, ये फर्स्ट आयत है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ हेयर 3 रेक्टेंगल उपस्थित, रेक्टेंगल पहला ए डैश बी डैश और बी डैश और बी, ये पहला हुआ। फिर दूसरा इधर वाला, उसका देखिए नाम, रेक्टेंगल ए डैश सी डैश और सी, ए डैश सी डैश और सी। और तीसरा जो रेक्टेंगल है वो नीचे वाला है जिस पर ये बैठा हुआ था, ये जो दिख रहा है ये वाला, तो बी सी डैश और बी सी डैश और बी, ये 4 आयत है और 2 त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज ये आपको सामने दिख रहा है, एक जस्ट इसके पीछे होगा, जैसे ऊपर में ये दिख रहा है, देखिए ये ABC। जब इसको ऐसे करके गिराइएगा ना, तो धराम से जब नीचे गिरेगा तो सामने जो आपको नजर आएगा वो यही वाला फोटो नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो पहली ज्यामितीय आकृति हो गई, और दूसरा नंबर में आपको दोस्तों ट्रायंगल मिलेगा। पहला ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है, और दूसरा जो ट्रायंगल है उसका नाम है A डैश B डैश और C डैश, A डैश B डैश और C डैश। तो अगर कोई कहे कि एक प्रिज्म में जो उनके फलक होते हैं वो किन किन आकृति के प्राप्त होते हैं, तो आपको बोलना है एक आयत होते हैं और एक होते हैं त्रिभुज, ठीक है। आयत जो है वो कुल मिला के 3 प्राप्त होते हैं, और जो त्रिभुजाकार आकृति होती है वो 2 प्राप्त होती है। वैसे इतना डेप्थ में जाकर कोई पूछता है नहीं, बट प्रिज्म का आप मतलब समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं परिभाषा ठीक से बोल दूं, क्योंकि पिछली बार परिभाषा जब मैं बोल रहा था तो थोड़ा सा जो वर्ड्स जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सुनिए, किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। मतलब कि इनके अंदर जो भी माध्यम होना चाहिए वो समांगी होना चाहिए, अर्थात उनके प्रत्येक स्थान पर का गुण एवं संरचना समान होनी चाहिए, और दूसरी बात कि पारदर्शी होनी चाहिए, मतलब आर पार देखा जा सके। अब सोचिए ना कि कोई सीमेंट का प्रिज्म बना दे तो वो किस काम का होगा, उससे प्रकाश का आवागमन होगा ही नहीं, तो वो किसी काम का प्रिज्म नहीं होगा। तो प्रिज्म के होने के लिए ये 2 कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहला तो वो समांगी हो और दूसरा पारदर्शी हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि प्रिज्म के परिभाषा और उनके स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको प्रिज्म डैश देकर के परिभाषा लिख लेने हैं और ये दोनों फिगर उसके नीचे ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए, तो नोट्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे ये एक प्रिज्म मैंने बनाया, ठीक है, तो ये जो प्रिज्म आपको यहाँ दिख रहा है, इस प्रिज्म का जो सामने से जो पोर्शन दिख रहा है वो है ABC। आपको पता है ऐसा एक त्रिभुज टाइप का शेप थोड़ा सा और बैक में होगा, उसका नाम होगा A डैश B डैश और C डैश, हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। प्रिज्म कोण जो होता है वो होता है यहाँ पर बनने वाला कोण, ये आपका होता है धरातल से सटा हुआ। जैसे कि जो प्रिज्म होंगे तो आपको पता चल चुका है कि एक अपवर्तक पृष्ठ, दूसरा और एक नीचे तीसरा, तो ये तीसरा रख देंगे जो कि आपका ये BC वाला है। फिर एक ऊपर से ये, तो ये आपका AB वाला है, और एक इस साइड से ऐसे, तो ये आपका AC वाला है। तो ये जो दोनों अपवर्तक पृष्ठ है ये दोनों एक दूसरे पर जितना कि कोण से यहाँ पर झुकेगा ना, उस कोण को कहते हैं प्रिज्म कोण, ठीक है। तो परिभाषा तो खैर पूछता कोई नहीं है, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रिज्म के अपवर्तक फलक या अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर झुके होते हैं उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। इसको जनरली एंगल A से ही दिखा दिया जाता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि एंगल A का ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि वही रूप में आपको फार्मूला दिखते हैं। वो आगे आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं एंगल A को लेकर के इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। अब अगला आता है अपवर्तक फलक की संख्या। अपवर्तक फलक का मतलब होता है कि चूंकि त्रिभुज के पास हम लोगों को पता चला कि कुल मिला के 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन किससे होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन केवल और केवल आयताकार पृष्ठ से होंगे, और आयताकार पृष्ठ कितने होते हैं? 3। तो इसलिए अपवर्तक फलक की जो संख्या है वो कुल मिला के कितनी हो जाएगी? 3। ध्यान में रखिएगा ये। फिर अगला आता है अपवर्तक कोण की संख्या। अपवर्तक कोण का मतलब कि जब प्रिज्म का आप निर्माण करते हैं तो जब 2 अपवर्तक फलक एक दूसरे से मिलते हैं तो एक कोण का निर्माण होता है, मतलब एक कोने का निर्माण होता है, उसे ही कहते हैं अपवर्तक कोण। जैसे ये प्रिज्म का निर्माण, तो एक यहाँ रखेंगे, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो देखिए ये 2 अपवर्तक पृष्ठ यहाँ जुड़ा तो एक कोण यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये देखिए ये जॉइंट पे ये जो दिख रहा है ये एक लाइनिंग है, एक कोण। फिर जब ये ऐसे रखा हुआ होगा तो देखिए यहाँ पर भी एक बनेगा, 2,
और फिर इधर वाला जो होगा ऐसे करके तो एक कोर यहाँ बनेगा। तो कुल मिला के कोरों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 3। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं प्रिज्म की क्रिया की ओर। अगर प्रिज्म की क्रिया को लेकर के बात की जाए तो प्रिज्म के द्वारा जब भी प्रकाश का अपवर्तन किया जाता है तो उनके द्वारा प्रकाश के साथ 2 प्रकार की क्रिया की जाती है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि दोनों क्रिया एक ही साथ होती है, ठीक है ना। अब इसको बारी बारी से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रिज्म केवल विचलन करेगा और कोई प्रिज्म जो है वो केवल विक्षेपण करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक प्रिज्म एक ही समय में विचलन की प्रक्रिया भी करती है और विक्षेपण की प्रक्रिया भी करती है। ये बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे कोई व्यक्ति दाल चावल खा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा चावल खा जाएगा और उसके बाद फिर दाल को पी जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों को मिक्सअप करके करता है। तो जब इनटेक लिए जाते हैं तो दोनों जा रहा होता है बॉडी के अंदर। तो जस्ट लाइक ये है। बहुत लोग यहाँ पे जो है मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। उनको लगता है कि अरे भाई कोई प्रिज्म अगर विचलन करेगा तो विक्षेपण नहीं, और विक्षेपण दिखा रहा होगा तो विचलन नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रुक करके थोड़े से एम्फेसाइज कर दिए। तो अब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं विचलन की प्रक्रिया से, जो कि सबसे साधारण सा जो है टॉपिक है। तो देखिए, पहला जो टर्म था विचलन, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। एकदम साधारण सी बात है, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे पास अपवर्तक पृष्ठ है AB और इधर से AC जो हमें दिख पा रहे हैं। अब इधर से एक प्रकाश को इसमें एंट्री कराइए। अब प्रकाश गया विरल से सघन में, तो ऑब्वियस है कि वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो अभिलंब मान के चलिए कि मैं अगर यहाँ बना दूँ, ठीक है, अभिलंब बनाते समय ध्यान में रखना है कि ये 90 का कोण बनावे। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब देखिए, अब ये आपका सघन में एंट्री कर चुका है। अब सघन से फिर ये विरल में निकल रहा है, तो निश्चित रूप से अब ये जो है क्या करेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। यहाँ भी 90 बना रहा है, तो ये अब ऐसे भाग गया। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका नाम क्या है, तो आप कहिएगा कि सर इसको हिंदी में कहा जाता है आपतित किरण। आने वाली किरण है तो आपतित किरण, ठीक है। फिर आपसे मैं कहूँगा कि इसका नाम बताइए, तो आप कहिएगा कि सर ये आपतित किरण इस माध्यम में गया तो अपवर्तित हो गया, तो इसलिए इसका मैं नाम दे दूंगा अपवर्तित किरण। चलिए, इस बात से भी मैं एग्री हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, अपवर्तित किरण, ठीक, मान लिए। अब जरा बताइए ये क्या है, तो इसको क्या कहिएगा, डबल अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तित किरण फिर निकला है तो फिर अपवर्तित हुआ है, तो इसको कहा जाता है निर्गमन किरण। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिख दिए जाते हैं, लेकिन मुझे जो अभी तक सबसे बेस्ट लगा है वो निर्गमन किरण लगा है, और एक निर्गत है। वैसे निर्गत से आप लोग परिचित हैं, तो मैं ज़्यादा आपको परेशान न कर निर्गत ही लिख देता हूँ। तो ये निर्गत किरण हो गया। अब एक सवाल आपसे, ज़रा मुझे बताइए, आपतित किरण जिस दिशा में थी, क्या निर्गत किरण उसी दिशा में है? तो आप कहिएगा नहीं सर, उस दिशा में नहीं है, तो दूसरी दिशा में है। अब दूसरी दिशा में है तो उसके अगर कोई हमसे लोकेशन पूछे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, आप नोटबुक में उतार लीजिएगा। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि आपतित किरण और ये जो निर्गत किरण है, ये अगर एक दिशा में नहीं है और अलग अलग है, तो इनके बीच बनने वाला कोण कितना है? तब कहिएगा कि सर एक काम करते हैं ना, आपतित किरण जिस दिशा में जा रहा था उधर एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, और निर्गत किरण जिस दिशा में गया है इसको भी बैकवर्ड एक ऐसे करके लाइन खींच लेते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर कितना का कोण बनाया है। तो ये ऐसे मुड़ा है, देखिए ये नीचे मुड़ा ना, तो इसलिए तीर का चिन्ह मैंने नीचे दे दिए। अब ये जो कोण बना ना, इसको कहते हैं विचलन कोण, और ऐसे इसको लिखा जाता है, ठीक है। इसको विचलन कोण को सूचित करने का जो है यही एक तरीका है, इसको डेल कहा जाता है। और चूंकि ये किसी माध्यम के द्वारा किया जाता है, तो बहुत जगह पर आप देखिएगा कि डेल और नीचे एम लिख देगा। एम मतलब मीडियम, मीडियम को हिंदी में कहते हैं माध्यम। तो कोई कहेगा कि ये डेल एम क्या है, तो आपको बोलना है कि भैया ये जो है ना, इसी को कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। चलिए ठीक है, अगर ये विचलन कोण है तो एक बात और कर ली जाए। विचलन कोण प्राप्त होता है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को। तो ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन लिखना क्या है? ठीक है, सब समझ में आ गया कि एक प्रिज्म है, आपतित किरण गया, एक बार अपवर्तित हुआ, फिर अपवर्तित हुआ, तो पहला बार जो अपवर्तित हुआ उसको अपवर्तित किरण बोले, दूसरा बार जो अपवर्तित हुआ उसको निर्गत किरण बोले। तो
आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बना उसको डेल एम कहे, जिसको हिंदी में विचलन कोण कहते हैं। तो विचलन कोण का तो परिभाषा अगर कोई पूछे तो बोल देंगे कि विचलन कोण जो है वो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बन रहे कोण को कहा जाता है। आई रिपीट, इसको आपको लिख लेने हैं। विचलन कोण लिख करके डैश दीजिएगा और लिखना है आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहा जाता है। इसे डेल एम से सूचित करते हैं। अब ये तो खैर बाद में लिखने हैं, इसमें जो डैश करके लिखेगा वो क्या लिखना है वो सुनिए। उसमें ये लिखना है कि जब किसी प्रिज्म से प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में नहीं होती है, अर्थात निर्गत किरण अपनी पूर्व पथ से विचलित हो जाती है और प्रिज्म के द्वारा आपतित किरणों को इस प्रकार से विचलित करने की प्रक्रिया प्रिज्म द्वारा विचलन कहलाता है। अब इस बात को ही आपको थोड़ा वीडियो बैक करके लिख लेने हैं, एकदम सिंपल सी बात है, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को आपको अभी नोट डाउन कर लेने हैं। तो देखिए नोट्स में मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। वैसे इस पर आज तक क्वेश्चन आया तो खैर आपके बोर्ड में नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन के लेवल में मोबिलिटी देखने को मिल रही है, संभव है कि ये क्वेश्चन इस पर आ जाए। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि, मतलब पहले टर्म आपको बता देते हैं कि यदि मान के चलिए एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण जो है वो अगर आपको दे दे डेल एम, तो एक रिलेशन होता है बड़ा अच्छा इन दोनों का। वो क्या है देखिए, अगर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण था I1 और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण है वो कोण क्या है I2। वैसे एक बात मैं और यहाँ रुक के बता दूं कि आदर्श प्रिज्म के लिए चूंकि दोनों अपवर्तक पृष्ठ समान आकृति के होते हैं, इसलिए I1 और I2 का मान बराबर होता है। लेकिन मान लीजिए कि इधर वाला पृष्ठ छोटा, इधर वाला थोड़ा बड़ा बना दिया, जो कि संभव है, तो उस केस में ये दोनों अलग अलग हो सकता है। तो अगर आपतित किरण आपतन कोण I1 और निर्गत कोण I2 हो तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, I1 प्लस में I2। तो इन दोनों का जो योगफल होता है वो प्रिज्म कोण A और जो विचलन कोण आपको प्राप्त हुआ ना डेल एम, इसके बराबर होता है। आपको याद रखना है हमेशा। इस पर ऑब्जेक्टिव संभव है कि आ सकता है। मैंने क्या बताया कि आपतन कोण और यहाँ पे आपका क्या है निर्गत कोण का योगफल अगर आप निकाले तो प्रिज्म कोण और जो विचलन कोण है उसके योगफल आपको प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट करके अभी जस्ट कैप्चर कर लेने हैं। मैं इसी में रफ करके जो है अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए इसी को रफ करते हैं। मान लीजिए ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल है 30 डिग्री, और क्वेश्चन में मुझे दिए गए हैं कि यदि ऐसे दे दिया 1 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। यदि देखिए इफ़ डेल एम इज इक्वल टू कितना मान ले 45 डिग्री, देन एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या प्रिज्म कोण ए का मान कोई पूछ दिया। बड़ा सिंपल है, ये आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन में। सॉल्व करना है, मैं लिखूंगा I1 प्लस में I2 बराबर A प्लस में डेल एम। वैल्यू पुट कर देंगे। I1 का मान 60, I2 का मान 30, डेल एम का मान 45 और प्लस में A। अब 60 और 30 90, अब इधर 45 है तो 45 से होगा ना, इसको 2-3 स्टेप बढ़ाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि A का मान कितना आना है 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैंने आपको करके दिखा दिए, जो कि बड़ा इजी मेथड था। तो देखिए अब टाइटल आपका क्या आ गया। अब टाइटल के नाम है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक। जैसे कि कोई भी प्रिज्म होगा तो वो जिस पदार्थ का बना होगा उसका कुछ न कुछ म्यू का तो मान होगा, तो उस म्यू के मान के लिए जो सूत्र होता है उसको फिगर आउट करना। बहुत ही इजी मेथड से मैं कराऊंगा। किसी किताब में इतनी सिंपलेस्ट मेथड से आपको प्रूफ नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। और एक बार में आप सीख जाइएगा, आप ध्यान से केवल देखते चलिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले आपको क्या करनी है कि एक प्रिज्म बनानी है।
ठीक है। तो चलिए स्पष्टता के लिए मुझे थोड़ी सी बड़ी प्रिज्म बनानी चाहिए, तो लीजिए मैं इतना बड़ा प्रिज्म बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रिज्म हो गया तैयार। अब क्या करना है भाई? तो अब करना क्या है, सबसे पहले आपतित किरण को यहाँ पर प्रवेश कराइए। तो ये आपतित किरण आया, ये आधार के समानांतर हम भेज दिए, फिर उसके बाद ये नीचे चला गया। और उसके बाद अब क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेरा प्रिज्म कोण ए है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, विचलन कोण चूँकि मुझे प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ और फिर इसको पीछे बढ़ाएंगे इसको। और यहाँ पर जो बनेगा इसी को कहा जाता है डेल एम, जिस पे हम लोगों ने जस्ट बात की थी। ये बात हम लोग को पता है, विचलन कोण के बारे में हम लोग देखे हैं। डन। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक अभिलंब खींचे, फिर एक अभिलंब मैंने यहाँ खींचे। ये आपका है आई, उसके बाद अपवर्तित किरण और इसके अभिलंब के बीच का कोण है आर। वैसे मैं इसको थोड़ा और बैक कर लेता हूँ कुछ और भी उपाय में, और इसको भी इससे मिला लेते हैं। ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, तो इस पॉइंट को आप मान लीजिए ओ, ठीक रहेगा। अब ये आर है, तो चूँकि दोनों अपवर्तक पृष्ठ सेम है, तो ये आई है, तो ये भी क्या होगा, आई। आप मान के चलिए ना आई ही होता है, वो I1 I2 स्पेशल केसेस में आते हैं। ठीक है, जब तक न बोले तब तक आप मान के चलिए कि ये आई ही। और इस पॉइंट को क्या मान ले, अच्छा एक काम करते हैं ना, प्रिज्म कोण को हम ए यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और इसको मान लीजिए ओ डैश, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट्स ओके। अब ये आई है और ये आर है, तो आपको पता है कि ये और ये पूरा जो अगर कोई बात करे तो वो तो आई होता, तो यहाँ वाला कोण मुझे लगता है कि आई माइनस आर होगा। और जब ये आर था तो ये भी आर था, और ये अगर आई माइनस आर है तो उस हिसाब से इधर वाला भी एंगल क्या होगा, आई माइनस ऑफ आर। ठीक है, तो इतना बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फोटो आप लोगों को उतार लेनी है। ठीक है, और ये प्रिज्म का पूरा नामकरण करने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ ए बी सी। अब देखिए एक बात और सबसे इम्पॉर्टेंट, शिक्षकों की सबसे बड़ी गलती क्या है कि लैंग्वेज में पूरा का पूरा वो कहानियाँ लिखवा देते हैं जो कि किताबों में लिखे हुए होते। उतना सारा नहीं लिखना है। लिखना क्या है ये देखिए, आपको बस लिखने हैं, माना कि ए बी सी एक प्रिज्म। अच्छा यहाँ त्रिभुज का चिन्ह मत लगा दीजिएगा, क्योंकि आदत रहता है तो पड़ जाता है, ये त्रिभुज नहीं है। ठीक है ना, माना कि ए बी सी एक प्रिज्म है जिसके अपवर्तनांक म्यू है। ठीक है, जिसके लिए क्या निकालनी है, म्यू के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब फोटो में बहुत सारा चीज़ है, उतना सारा यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, जो कि मास्टर स्ट्रोक है, सीधे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब भैया जो छूट गया वो देख लो फोटो में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बस इतना लिखिए, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया, पूर्ण विराम नहीं, उसके बाद डैश दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी फोटो में आराम से दिख जाएगी। तो ये आपका इसके सामने फोटो बना करके इसको लिखने की इतनी आवश्यकता होती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। अब देखिए इसमें अब लगाते हैं स्नेल के नियम। तो यहाँ लिखेंगे स्नेल के नियम से। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा म्यू इज इक्वल टू साइन आई और बटा में साइन आर। म्यू क्या है, इसका अपवर्तनांक, इसको मान लिए समीकरण एक। ध्यान से देखते चलिए, एकदम इजी वे में बताऊंगा, थोड़ा भी आपको समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब आपको जो देखने हैं वो कहाँ देखना है, ये देखिए। अगर मैं त्रिभुज के नेमिंग पे बात करूं तो मुझे लगता है इन सबों का भी कुछ नाम डालना चाहिए। एक काम करते हैं, यहाँ जो ये गिरा ना, इसको मान लेते हैं क्यू, ये ओ है, यहाँ पर एक कैपिटल आर नाम डाल, इससे ट्रायंगल के नेमिंग करने में मुझे आसानी होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि कौन सा ट्रायंगल पकड़ता हूँ, क्यू ओ आर। तो अगर मैं त्रिभुज क्यू ओ आर में ऑब्जर्व करूं तो आर प्लस एंगल ओ, आर प्लस आर
प्लस एंगल ओ, ये एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का टोटल कोण 180 डिग्री। तो यहाँ से ये पता चल गया कि 2r प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए, एक आपका रेक्टेंगल है ए क्यू ओ आर, ये बड़ा वाला को हम पकड़ते हैं ए क्यू ओ आर। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए रेक्टेंगल ए क्यू ओ आर में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता है रेक्टेंगल के चारों कोनों का जो योगफल है वो होता है 360 डिग्री, और आपको पता है कि यहाँ 90 है तो अंदर में भी तो पूरा 90 ही होगा। इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये 90, और फिर यहाँ पर वाला भी जो कोण होगा दैट एंगल विल बी 90, क्योंकि लंब है ना ये। तो अब सोचिए, इसको 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 और इसको चारों को जोड़ेंगे तो 360। अब यही दोनों जो मिलकर के 90 90 180 पूरा दिया, इसका मतलब इसका और इसका प्लस 180 के बराबर होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। देखिए ए और ये क्यू ओ और आर, वैसे लिख देते हैं, चलिए ठीक, ज़्यादा शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एंगल ए, फिर ये क्यू पर बनने वाला एंगल 90, फिर ये वाला एंगल ओ, और फिर ये वाला 90 बराबर टोटल एंगल 360। अब देखिए 90 90 180, और 180 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 360 में से 180 गया तो ये आपका क्या बना देगा 180। तो इसीलिए एंगल ए प्लस में आपका एंगल ओ इज इक्वल टू 90 90 180, उधर जाएगा तो 360 में से मैं घटा के लिख देता हूँ सीधे 180 डिग्री। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कुल मिला के होने वाला क्या है। होने वाला ये है कि समीकरण 2 और समीकरण 3 जो है, समीकरण 2 और समीकरण 3 जो है, इनके RHS सेम है तो LHS भी क्या हो जाएंगे सेम, और जैसे ही LHS सेम कीजिएगा 50% काम समाप्त। अब यहाँ पे पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप सीधे उतार सकते हैं। देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के RHS सेम है, इसलिए LHS भी क्या कर देते हैं सेम। तो ये हो गया 2r प्लस ऑफ एंगल O, और फिर ये वाला A प्लस में एंगल O, एंगल O से एंगल O कट गया तो A बराबर क्या आया, ध्यान से देखिएगा। तो A बराबर आपको मिल गया 2r। पहला जो ध्यान में रखने वाली बात है कि जो प्रिज्म कोण है वो अपवर्तन कोण का दुगना होता है, पहली बात ये सीख गए। दूसरी बात, r का यदि मैं यहाँ से मान निकालूँ तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन, देन r बिकम्स a/2। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है कि a इज इक्वल टू 2r और r इज इक्वल टू a/2। यहाँ पर जब आ गए तब अब हमें गेम खेलना है i के लिए, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली i और r का मान उठा करके हमें समीकरण 1 में ही रखने हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ i का मान कैसे निकलेगा। तो ये अगर आप ध्यान दें, कौन से त्रिभुज में मैं बताता हूँ, त्रिभुज O डैश, ध्यान दीजिएगा, O डैश Q और R में, O डैश Q R में यदि आप देखिए बहिष्कोण जो डेल m है, इसका जो मान है अंतः दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो i माइनस r प्लस में अगेन इधर वाला i माइनस में r, तो डेल m बराबर हो गया 2i माइनस में माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में 2r। अब 2r का मान किसके बराबर है, a के, तो यहाँ मैं लिख दूंगा डेल m इज इक्वल टू 2i माइनस में a। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से मैं कैसे i का मान निकालूंगा। अब यहाँ पे आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि ऊपर वाला पोर्शन आ जाए, उसे मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब डेल m इज इक्वल टू 2i माइनस में a जब आ गए तो अब आप यहाँ से i का मान निकाल लीजिए। वो कैसे होगा, तो देखिए ये माइनस में a है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो डेल m प्लस में a, और ये 2i का 2i इधर है। अब अगर मैं i बराबर आपसे पूछूं तो डेल m प्लस a या a प्लस डेल m, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। a प्लस डेल m लिख दिया, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में नीचे आएगा तो डिवीजन, तो ये 2 हो गए। अब ये i का मान है, देखिए ऊपर मैंने r निकाल लिए थे और ये क्या निकल गए i के मान। अब सिंपल है, i और जो पीछे आया r, उन दोनों को उठा करके समीकरण 1 में रख देना है। दोनों को उठा के कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में। और यदि आप नोट करते हुए जा रहे हैं या अगर नोट नहीं भी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप जा करके देखिए कि आपका समीकरण 1 था क्या, ठीक है। तो आप लिखिए i
तथा R के मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 जो था वो स्नेल के नियम से प्राप्त फॉर्मूला था, तो म्यू बराबर ऊपर था साइन आई, तो आई का मान a प्लस डेल m बाई 2 अब बटा में साइन आर। साइन आर का मान जो था वो था आपका a बाई 2। आर का भी मान क्या था? a बाई 2। तो म्यू का जो मान है वो है साइन a प्लस डेल m बाई 2 और नीचे आपका क्या आ गया? साइन a बाई 2। ये जो फॉर्मूला है ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है, यही प्रूफ करने के लिए आता है। 5 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, आपको ध्यान से इसको प्रैक्टिस कर लेना है और ये एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, देखिए ये आपका विचलन से संबंधित लास्ट टॉपिक है। तो पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कोण, ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से समझ लेने हैं। अब देखिए, चूंकि पिछला टॉपिक समझ में आ गया है तो अब ये सब कुछ खास रहा नहीं, तो हमें पता चल चुका है कि म्यू बराबर होता है साइन a प्लस डेल m बाई 2 और बटा में साइन a बाई 2। ये हमें पता चल चुका। अब एक बात जान लीजिए, जब पतला प्रिज्म कीजिएगा ना एकदम ऐसे और ज़्यादा पतला, तो a का मान तो छोटा हो ही जाएगा, फिर डेल m का भी मान छोटा हो जाएगा। अब सोचिए एकदम छोटा छोटा वैल्यू का आपस में जोड़ते हैं और फिर उसे 2 से भाग कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो मान के लोग चलते हैं कि a प्लस डेल m बाई 2 ये और नीचे वाला ये सब इतने छोटे हो गए कि करीब करीब इसका मान 0 के बराबर हो गया। और अगर ये 0 हो गया तो साइन 0 हो जाएगा ये, और साइन 0 बराबर 0। अब 0 की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं तो आप कहिएगा कि सर 0 की जगह अगर ये पुट करेंगे तो ये हो गया साइन a प्लस में डेल m बाई 2, तो बराबर में फिर 0 की जगह इसी को पुट करना होगा। तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं a प्लस डेल m बाई 2। तो जहाँ साइन a प्लस डेल m बाई 2 है ये, इसके जगह साइन को हटाकर केवल ये लिख सकते हैं। और नीचे वाले में भी वही होगा कि साइन को हटा के केवल a बाई 2 लिख लेंगे। तो सेम टू सेम वही प्रक्रिया करने वाले हैं। 2 से 3 स्टेप में एक लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा और उसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे फॉर थिन प्रिज्म, पतले प्रिज्म के लिए, थिन मीन्स पतला, सीधे लिखेंगे म्यू बराबर साइन को हटाइए a प्लस डेल m बाई 2, फिर बटा में इसको लिख दीजिए a बाई 2। अब कहिएगा से 2 से 2 भी उड़ा दीजिए, बिल्कुल सही गया वो भी। अब देखिए म्यू बराबर ऊपर क्या है a प्लस डेल m बाई, नीचे क्या है a। अब a और a दोनों तरफ अलग अलग कीजिए तो ये आपका हो गया म्यू a बाई a डेल m बाई a से a उड़ गया एक बार में तो ये आपका हो गया म्यू बराबर 1 प्लस ऑफ डेल m बाई a। अब ये 1 प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डेल m बाई a। अब a डिवीजन में इधर आएगा तो गुना में, तो फाइनलाइज हो गया डेल m बराबर a इंटू में म्यू माइनस में 1। इसको आपको ध्यान में रखना है, इस पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अब रहा प्रिज्म की बात। तो जैसा कि शुरुआत में ही आपको बताया कि प्रिज्म के कुल मिला के 2 प्रकार से वो कार्य करते हैं, एक होता है विचलन और दूसरा होता है विक्षेपण। तो विचलन आपका होता है कंप्लीट, यही थोड़ा बड़ा था। विक्षेपण बहुत आसान है, वैसे उसमें भी बहुत डिटेल में जाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने जो अनुभव किए हैं उस आधार पर आपको बहुत ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिटेल में उस टॉपिक में डिमांड नहीं करता है, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग और उसमें प्रिज्म के द्वारा विक्षेपण पर बात कर लेंगे और इसी के साथ प्रिज्म आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यदि आपने अंत तक वीडियो को देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।